देखो बच्चा लोग, टुडे इन दिस लेक्चर वी विल टॉक अबाउट ए न्यू वायरल डिजीज एंड द नेम ऑफ दैट डिजीज इज द डेंगू। क्लियर होता है, बट मेक श्योर कि हमेशा की तरह अपने प्रीवियस लेक्चर को अच्छे से देखें हो और फिर इस लेक्चर में आप आ चुके हो और जानकारी लेने के लिए। प्रीवियस लेक्चर की तरह ही इस डेंगू डिजीज़ के बारे में मैं आपको एकदम डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। इसका क्या प्रिवेंशन है, इसका क्या कंट्रोल हो सकता है, ये कॉज क्या है, हुआ कैसे, और कुछ कुछ स्पेशल चीज़ें भी है, स्पेशल केस भी है जो डेंगू में आपको जानना पड़ेगा। तो शायद मुझे नहीं पता कि ये लेक्चर पूरा जो है वो कहीं डेंगू के ऊपर ही ना चला जाए, क्योंकि बहुत डिटेल में जो पढ़ना है। बट डोंट वरी, वेरी इंटरेस्टिंग, लेट अस सी। सबसे पहला चीज बताने वाला हूं इस डेंगू के बारे में कि व्हाट इज डेंगू। डेंगू के बारे में मैं जानकारी देने वाला हूं कि डेंगू आखिरकार है क्या। तो पहला लिखा रहा कि व्हाट इज डेंगू, तो बोला यहाँ पे कि डेंगू इज प्रीडोमिनेंट इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि जो डेंगू है वो सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है जी, तो ट्रॉपिकल एरियाज में एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज में। पूरे संसार की बातें करें तो ये प्रीडोमिनेंट का मतलब हुआ एबंडेंट, यानी कि सर्वाधिक, सर्वाधिक, प्रचुर मात्रा में कह सकते हो, यानी कि सबसे ज्यादा ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज ऑफ द वर्ल्ड होता है। तो इस चीज को आप अंडरलाइन कर लीजिए और यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो आपको जवाब देना होगा, क्योंकि मैंने जो पढ़ा दिया है कंप्लीट होता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो यहाँ से आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज ऑफ द वर्ल्ड डेंगू इज प्रीडोमिनेंटली फाउंड, यानी कि सर्वाधिक या फिर एबंडेंटली फाउंड, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ऑप्शन ए में देगा ट्रॉपिकल, ऑप्शन बी में सब ट्रॉपिकल, ऑप्शन सी में बोथ है, डी में नन। तो सी मारना है बोथ, यानी कि दोनों बताए हैं, ट्रॉपिकल में भी और सब ट्रॉपिकल में भी पाया जाता है। स्पष्ट है, क्लियर है, कंफ्यूजन हो रहा है, आप समझ पा रहे हैं, अच्छी बात है। नाउ और जानते हैं इस डेंगू के बारे में जी। तो मैं बता रहा हूं कि दिस डिजीज इज कॉज्ड बाय वन ऑफ 4 क्लोजली रिलेटेड वायरसेस ऑफ द जीनस फ्लेविवायरस। ये जो हमारा डेंगू बीमारी हुआ वो कोई 4 तरह के वायरस है, उसमें से कोई 4 तरह का रूप हुआ उसी वायरस का, जिसमें से कोई एक वायरस जो है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, तो इस डेंगू के लिए। वहीं लिखा हूं कॉज्ड बाय वन ऑफ द 4 क्लोजली रिलेटेड, यानी कि चारों एक दूसरे से, कैसे एक पेरेंट्स के 4 बाल बच्चे होते हैं तो चारों एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड, पहचान भी एक है, लेकिन उस चारों में से कोई एक ने कुछ जुर्मान, कुछ क्राइम वगैरह ये सब किया है। तो जस्ट लाइक दिस की चारों में से कोई एक ही है जो क्राइम किया है, डेंगू डिजीज फैलाया है। समझ गए, जिसका जीनस नेम क्या है, तो फ्लेविवायरस। फैमिली नेम क्या है, तो फ्लेविराइडेई। ऐसे आपको मन में याद करना है, ऐसे बोलना नहीं है, बोलना है फ्लेविराइड, इस प्रकार से। स्पष्ट है, फैमिली नेम पूछा बता दीजिएगा, और यहाँ से जेनम्स नेम भी पूछेगा तो बता दीजिएगा। तो इसको ध्यान में रखना है कि ये जीनस नेम क्या हुआ और ये फैमिली नेम क्या है, किसका जी, तो ये डेंगू वायरस का। समझ गया, अच्छी बात है। एक्चुअली ये क्वेश्चन से यहाँ से फैमिली और जीनस की बातें करें तो आपको AIMS में भी शायद वहाँ आ सकता है, और लेकिन बोर्ड में तो नहीं आएगा, इंटर का ये सब इतना डिटेल में नहीं पूछेगा। क्लियर होता है कि कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, अच्छी बात है। लिखा हूं कि ईच ऑफ दिस इज सफिशिएंटली डिफरेंट, लेकिन इसमें से बात करें इस डेंगू वायरस का तो हर एक कोई ही, ये चारों के चारों एक दूसरे से अलग है। पेरेंट्स के 4 बच्चे, 4 बेटे, लेकिन फिर भी वो चारों अलग होगा ना, अच्छी बात है। नॉलेज में चाहे रंग रूप में बात करें, चाहे टैलेंट में, चाहे हुनर के, चाहे कुछ भी करो, स्लाइटली अलग ही होगा, अच्छी बात है। जुड़वा है तो भी अलग ही होगा। नाउ लेट अस सी अबाउट दिस पॉइंट। लिखा हूं, इसको जरा सा आप याद रखेगा हमेशा के लिए, यहाँ से बोर्ड में भी शायद पूछ सकता है, इंटर का। लिखा हूं कि डेंगू इज ऑल्सो नोन एज ब्रेकबॉर्न फीवर या फिर डैंडी फीवर। यानी कि डेंगू को किस नाम से जानते हैं जी, तो डेंगू का 2 नाम से और जानते हैं हम लोग, दैट इज द ब्रेकबॉर्न फीवर के नाम से जानते हैं, और दूसरा है डैंडी फीवर के भी नाम से जानते हैं। तो आप इसको क्या कीजिएगा, आप इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक।
आप इसको ध्यान में रखिएगा, आप इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बता रहा हूं कि द नेम ब्रेकबोन फीवर वाज गिवन बिकॉज ऑफ द कॉन्टोर्शंस कॉज्ड ड्यू टू द इंटेंस जॉइंट एंड मसल पेन। अब कोई लड़का हमसे ये पूछेगा कि सर आप हमको ये बताइए कि ये ब्रेकबोन फीवर और डैंडी फीवर, डेंगू को आपने नाम दिया है, ये नाम आखिरकार दिए क्यों हैं, इसके पीछे का कारण क्या है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये जानना चाहते हो? अच्छी बात है, तो आपको वही कारण मैं यहाँ पे बताया हूँ। तो चलिए जानते हैं, लेट अस सी कि व्हाट इज द रीजन टू नेम्ड डेंगू एज ब्रेकबोन फीवर एंड डैंडी फीवर का नाम से क्यों जाना। तो देखिए यहाँ पे बताया हूँ कि द नेम ब्रेकबोन फीवर वाज गिवन बिकॉज, का है भाई इसलिए क्योंकि बिकॉज ऑफ द कॉन्टोर्शंस कॉज्ड ड्यू टू द इंटेंस जॉइंट एंड मसल पेन। जो हमारा जॉइंट में, इंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ तेज, तेज, ठीक है ना। तो तेजी से जॉइंट में पेन हुआ, और इतना ही नहीं बल्कि मसल्स में भी पेन हुआ, वहीं लिखा हूं पेन हुआ, मसल में पेन हुआ और जॉइंट में पेन हुआ, जिसके चलते हमारा बॉडी जो है इस प्रकार से लग रहा जैसे कि कोई ऐंठ रहा है, ऐंठन की तरह महसूस कर रहा है। अगर आपको समझाना चाहूँ इसी ऐंठन को, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जैसे कि क्लॉथ्स धोते हो, उसको सुखाने से पहले क्या करते हैं कि जितना भी पानी रहता है उसको पकड़ के इस प्रकार से निचोड़ देते हैं, इस प्रकार से कर देते हैं, ठीक है। तो दिस इज द कॉन्टोर्शंस। कॉन्टोर्शंस का हिंदी मीनिंग हो तोड़ना, मरोड़ना, ठीक है ना। तो जो पेन हुआ हमारे जॉइंट में, हमारा इस मसल्स में जिसके चलते महसूस हुआ पेशेंट को कि कोई हमारा बॉडी जो है इस प्रकार से मरोड़ रहा है, इसीलिए हमने नाम दिया ब्रेकबोन फीवर का नाम दिया। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे कि ब्रेकबोन फीवर का नाम क्यों दिया गया, ठीक है ना। इस कॉन्टोर्शंस का हिंदी मीनिंग लिखना है तो लिख लो, ताकि हमेशा के लिए ध्यान रहे, तोड़ना मरोड़ना। आई होप कि आपने सीखा होगा कि क्यों नाम दिया गया ब्रेकबोन फीवर का। अच्छी बात है, अच्छी बात है। अब समय आ गया कि मैं आपसे सिखाऊं कि इस डेंगू को डैंडी फीवर के नाम से क्यों जानते हैं, क्यों बोला गया डैंडी फीवर। तो नो प्रॉब्लम, लेट अस सी हियर व्हाट आई हैव मेंशन्ड, यू मस्ट नो। हियर आई हैव मेंशन्ड that the name dandy fever was given because of the postures and jet, GAIT, इसका हिंदी मीनिंग हुआ चाल, यानी कि किस प्रकार से चाल है तुम्हारा। इस पोर्शंस का हिंदी मीनिंग हुआ आसन। आसन कहने का अर्थ ये हुआ कि किस तरीके से आप बैठते हैं, किस तरीके से आप खड़े हैं, किस तरीके, पोज का नाम सुने हो ना कि सेल्फी में इस प्रकार से पोज तरह तरह के देखे खींचते हो, दैट इज द पोस्चर्स, वो भी एक प्रकार का आसन ही। तो जिसको, तो वही क्या बता रहा हूं मैं आपको, मैं बता रहा हूं कि द नेम डैंडी फीवर वाज गिवन बिकॉज ऑफ द पोस्चर्स jet ऑफ वेस्ट इंडियन स्लेव्स हु कॉन्ट्रैक्टेड डेंगू। कॉन्ट्रैक्टेड डेंगू का अर्थ हुआ कि संक्रमण। इस कॉन्ट्रैक्टेड का हिंदी मीनिंग हुआ संक्रमण, संक्रमण, यानी कि वैसा लोग जो कौन था, वेस्ट इंडियन स्लेव्स, जो डेंगू से संक्रमण था, यानी कि डेंगू को ग्रहण किए हुआ था, उसको हो गया था डेंगू, तो उसका जो पोस्चर है, आसन है और चाल है, वो एकदम से बदल ही गया। शरीर में सुस्त आ गया, लेजीनेस, तो ऑटोमेटिकली ताकत नहीं मिलता था, एकदम जैसे तैसे होने लगा। तो दैट्स वाई वी हम नेम्ड डैंडी फीवर के नाम से भी जाने लगा। जस्ट लाइक मिर्गी, कुछ इस प्रकार से अपना जो भी हो पहले हुआ था, तो दैट्स वाई वी कॉल्ड एज द डैंडी फीवर। कंप्लीट होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना कि क्या है, बोल दिया डैंडी फीवर और ब्रेकबोन फीवर। ये आपको ना तो एम्स में पूछा कि क्यों हुआ, और ना ही आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछेगा, लेकिन मैंने आपको सिखाया नॉलेज के लिए। मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ नॉलेज के लिए। मैं मेरी टीम के साथ काम कर रहे हैं, नॉलेज, बेस्ट नॉलेज आपके पास शेयर कर सके, नोट्स वगैरह हर एक चीज़ स्टडी मटेरियल के साथ। गॉट इट। सो दैट्स वाई आई एम मेंशन। यहाँ से आपको कोई पूछा, कोई आपका क्लासमेट ही पूछ सकता है कि ठीक है आपने बोल दिया डेंगू फीवर का नाम ये होता है, तो बताओ क्यों होता है, तब जाने के तुम पढ़े हो, तो उससे कह देना, कारण मैं बता दिया हूँ ना।
अच्छी बात है। तो आई होप कि आपने सीखा होगा, तो इसे लिख लीजिए ताकि मैं कुछ और डेंगू के बारे में आपसे और तरह तरह की बातें कर सकूं। हैव यू रिटन? कैन आई इरेज इट? मिटा दें? लिख लिया? नाउ लेट अस टॉक अबाउट कॉजेज ऑफ डेंगू। अब ये डेंगू हुआ कैसे, इसका क्या कारण रहा, डेंगू का कारण जान रहे हैं, क्यों फैल गया। तो लेट अस टॉक अबाउट द कॉजेज ऑफ डेंगू। हियर आई हैव मेंशन्ड दैट कि डेंगू फीवर, इसको शॉर्ट में डीएफ भी बोलते हैं, एंड डेंगू हेमरहैजिक फीवर, डीएचएफ शॉर्ट में, और कॉज्ड बाय डेंगू वायरस। डेंगू वायरस के कारण डेंगू हुआ, जिसको में से कौन सा आएगा, तो डेंगू फीवर भी हो सकता है या फिर डेंगू हेमरहैजिक फीवर यानी कि डीएचएफ भी हो सकता है, बोथ। और जिसको में से डेंगू हेमरहैजिक फीवर यानी कि डीएचएफ जो है वो मोस्ट डेंजरस है, समझ गए, इसी में ज़्यादातर लोग मर जाता है, जो कि विच बिलोंग्स टू द जेनस फ्लैवी वायरस। जो इसका जो जेनस हुआ डेंगू वायरस का वो फ्लैवी वायरस है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना, इस पॉइंट को अंडरलाइन कीजिए। और यहाँ से क्वेश्चंस पूछ सकता है कि कैसे स्प्रेड हुआ भाई, तो डेंगू वायरस के कारण हुआ, जिसका जेनस क्या है, तो फ्लैवी वायरस। बोर्ड एग्जामिनेशन में जेनस, फैमिली, ये सब बहुत कम चांस है कि आ जाएगा, ठीक है ना। अगर कोई सनकी ही रहा तो दे दिया, दे देगा, बट ये सब कंपटीशन में आते हैं। नाउ हियर आई हैव मेंशन्ड दिस वायरस इज ट्रांसमिटेड बाय एडिस एजिप्टी मॉस्किटो। एडिस एजिप्टी नाम का एक मॉस्किटो है, जिसके कारण ये बीमारी होता है यानी कि फैलता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये बोर्ड में पूछ सकता है कि कौन सा मॉस्किटो के चलते के कारण डेंगू वायरस होता है या फिर डेंगू बीमारी हो जाता है। तो डेंगू वायरस फैलता है एक मॉस्किटो को चलते, उसका नाम है एजिप्टी, एडिस एजिप्टी। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? क्लियर हुआ। अब देखो इतना सारा जानकारी आपको मिल गया, तो अब समय आ गया कि आप जानो स्प्रेड ऑफ डेंगू, यानी कि डेंगू क्यों हुआ, इसका कारण क्या है, वो मैंने सिखा दिया कि क्यों हुआ। तो डेंगू वायरस के कारण, और बताया कि ट्रांसमिटेड बाई ए मॉस्किटो नेम्ड एडिस एजिप्टी। अब बता रहा हूं कि स्प्रेड ऑफ डेंगू, ये डेंगू फैलता कैसे है। तो लेट अस सी। I have written here that it is transmitted by the bite of an Aedes aegypti। Aedes aegypti नाम का मॉस्किटो काट लेगा, या फिर रेयरली एक और भी है Aedes albopictus, ये दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। ऐसे दोनों एक ही समझिए आप, समझने के लिए कोई भी काट ले तो भी आपको डेंगू हो जाएगा, ठीक है। मॉस्किटो लिख दिया हूं, that has been इन्फेक्टेड विथ एनी वन ऑफ द 4 डेंगू वायरस। एडिस एजिप्टी देख लीजिए और एडिस एल्बोपिक्टस, ये 2 मॉस्किटो है, और ये दोनों मॉस्किटो डेंगू वायरस से अगर इन्फेक्टेड है और फिर ये मॉस्किटो काट लिया कोई हेल्दी पर्सन को, तो क्या हो जाएगा सर, तो उसको भी डेंगू नाम का बीमारी हो जाएगा, समझ गया ना। अब तुम सोच रहा होगा कि सर हमको एक बात बताए, क्या एक ही बार काट लेगा तो हो जाएगा? हाँ, सिंगल बाइट इज इनफ टू स्प्रेड डेंगू। एक ही बाइट काफ़ी होगा आपको डेंगू नाम के डिजीज आपके शरीर में डालने के लिए। एक बाइट, एक डंक ही काफ़ी होगा, ठीक है ना। अरे जहर एक बार खाया जाता है, बार बार थोड़ी खाया जाता है। और तुम बेवकूफ़ तरह का जहर खरीदेगा तो काव मारेगा उससे। एनी हाउ, ये सब फालतू बातें नहीं आपको सोचनी चाहिए। वी मस्ट बी हैप्पी एंड वी शुड बी इन ए एंजॉयफुल मूड। एनी हाउ, तो आई होप कि आपने सीखा होगा कि कैसे आखिरकार डेंगू जो है वह स्प्रेड कर रहा है। तो आप इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। फिर बताया कि दिस स्पेसीज ऑफ मॉस्किटो फ्लोरिसेस ड्यूरिंग रेनी सीजन। ये जो ज़्यादातर ये जो मॉस्किटो है एडिस एजिप्टी नाम का मॉस्किटो है, इस तरह का मॉस्किटो जो डेंगू को फैलाता है वो ज़्यादातर रेनी सीजन में फ्लोरिसेस होता है, यानी कि रेनी सीजन में ज़्यादा बढ़ता है, ज़्यादा उत्पन्न होता है। फ्लोरिसेस का हिंदी मीनिंग हुआ फलना फूलना, यानी कि बढ़ेगा उसका जनसंख्या, इसका हिंदी मीनिंग हुआ, इसका फ्लोरिसेस का हिंदी मीनिंग हुआ
फलना फूलना। अब फलना फूलना यहाँ पे कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये हुआ, कोई लड़का नहीं समझ रहा होगा तो उसको बता दे कि फलना फूलना फ्लोरिसेस का हिंदी मीनिंग कहने का अर्थ ये होता है कि वो बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, 1 से 2, 2 से 4, इस प्रकार से अपना जनसंख्या ज़्यादातर बढ़ाता है वो रेनी सीजन में। कौन सा सीजन में? तो रेनी सीजन में। आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि ज़्यादातर कब ये डेंगू स्प्रेड होता है भाई साहब, तो रेनी सीजन में होता है। तो इसको ध्यान दीजिएगा कि ड्यूरिंग रेनी सीजन में ये ज़्यादा हावी होता है, ठीक है ना, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे लिखा हूँ हाउएवर, लेकिन फिर भी दे कैन ब्रीड, वो ब्रीड कर सकता है ऑल अराउंड द ईयर, पूरे साल वो ब्रीड कर सकता है, यानी कि रह भी सकता है। कहाँ? तो इन क्लीन वाटर, इसीलिए ध्यान दीजिए क्लीन वाटर में भी ये मॉस्किटो पनप सकता है। वाटर फील्ड फ्लावर पॉट्स, जो भी व्यक्ति है जो गमला का शौकीन है, जिसको मैं फ्लावर लगाता है, तो बी केयरफुल, उसको में पानी डाल के छोड़ दीजिएगा और अपने घर में रख दे रहे हैं तो उसको भी मॉस्किटो पनप सकता है। प्लास्टिक बैग यानी कि प्लास्टिक के थैला में भी, एंड केन्स, केन्स का मतलब हुआ बैग वगैरह, ये सब थैला, जो भी डिब्बा प्लास्टिक है उसको में भी ये हो सकता है, मॉस्किटो पनप सकता है। आई होप कि आपने सीखा होगा कि किस जो दिस स्पेसीज ऑफ मॉस्किटो, यानी कि ये जो स्पेसीज है एडिस इजिप्टी मॉस्किटो का नस्ल है, वो कहाँ पनपता है और कहाँ कहाँ पनप सकता है। सीख लिया ना? कोई पूछा बोल देना उससे। इसीलिए आपको फिर बताऊंगा कि प्रिवेंशन में कि किस प्रकार से हम लोगों को क्लीन वाटर, ऐसा नहीं सोने के वक्त क्लीन वाटर को दूर रखिए। कोई लोग होता है ना कि सोया और 1 लोटा भर के पानी रख दिया बगल में कि रात को उठ के पिएंगे गर्मी का दिन, लेकिन वो सही तरीका नहीं है, बताऊंगा आगे। बट अभी के लिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करते हैं। यहाँ पे लिखा हूँ कि इट रिक्वायर्स मॉस्किटो एज ए मीडियम। अगर आप पूछे मुझसे कि सर डेंगू वायरस खुद से फैल जाएगा क्या, यानी कि मुझे डेंगू हुआ है तो कोई दूसरा पर्सन का डेंगू हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। तो होगा कैसे? वो होगा तभी, ये डेंगू वायरस को फैलने के लिए एक मीडियम की जरूरत पड़ती है, मॉस्किटो की आवश्यकता पड़ेगा। जैसे सपोज दैट मुझे डेंगू हो गया है, ठीक है, और कोई दूसरा व्यक्ति है जो मेरे सामने क्या है, खड़ा है, ठीक है ना, वो हेल्दी है, तो उसको डेंगू होने के लिए मैं ऐसे पास आऊँगा तो भी नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन मॉस्किटो, मुझे डेंगू हुआ तो मॉस्किटो मुझे काटेगा और फिर उसको काट लेगा मॉस्किटो, तो उसको हो जाएगा डेंगू। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि फैल गया, जैसे सर्दी खा के छींक दिए तो हो गया, ऐसा नहीं होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? क्लियर है भाई? इसीलिए लिख दिया इट रिक्वायर्स मॉस्किटो एज ए मीडियम, मॉस्किटो चाहिए मीडियम के रूप में। आई होप कि आपने समझा होगा। तो इतनी सारी बातों को नोट कीजिए अच्छे से, ताकि और आपको बता सकें इसी डेंगू डिजीज़ के बारे में, बहुत अच्छे से बताएंगे, डिटेल में बताएंगे। इतना समझ गया ना? किसी को कोई समस्या है तो बोल दीजिएगा, ताकि पता चले कि आप समझते हैं कि नहीं। चलिए, हैव यू रिटन? चलो ठीक है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द सिम्टम्स ऑफ डेंगू। अब ये डेंगू का क्या सिम्टम्स है, क्या लक्षण है, इन्हीं लक्षण की मैं बातें करता हूँ कि डेंगू हुआ है किसी को पता कैसे लगाएंगे, दैट इज द सिम्टम्स। तो लेट अस सी, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, द इंक्यूबेशन। सबसे पहले जानिए कि द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ डेंगू फीवर इज यूजुअली 5 to 6 days। ये इंक्यूबेशन पीरियड यहाँ पे लिखा हूँ डेंगू फीवर के बारे में, वो लिखा 5 to 6 days, यानी कि इंक्यूबेशन पीरियड क्या हुआ सर? ये 5 से 6 दिन इंक्यूबेशन पीरियड आपने बोला, मैं कुछ समझा नहीं, इसको जरा सा और स्पष्ट करके समझाइएगा तो जरूर समझाता हूँ। लेट अस सी। इंक्यूबेशन पीरियड मीन्स यह ऐसा पीरियड है, यह ऐसा समय होगा जिसके अंतर्गत में जो डिजीज है आपका बॉडी में गया है, वो अपना लक्षण दिखाने में टाइम लेगा 5 से 6 दिन। यानी कि किसी को डेंगू हुआ है वो पता चलेगा 5 से तकरीबन 6 दिन के अंदर में। 5 से 6 दिन, शुरुआत का 5 से 6 दिन डेंगू किसी को भी हुआ है तो ये ऐसा पीरियड है, ये ऐसा समय है जिसमें वो वायरस है वो और अच्छे से ताकतवर बनेगा और अच्छे से आपको रोगी ग्रस्त करेगा, ठीक है ना। तो दैट इज द इंक्यूबेशन पीरियड।
यानी कि वो लक्षण दिखने में जो समय लग रहा है 5 से 6 दिन, वो इंक्यूबेशन पीरियड। देखो कभी कभी क्या होता है कि दिस पीरियड एट टाइम्स में वैरी बिटवीन 3 to 10 days, लेकिन कभी कभी 3 ही दिन में पता चल जाता है, नहीं तो कभी कभी 3 से 10 दिन तक लगे भी नहीं पता चलता है कि डेंगू हुआ है। लगा इसी में नॉर्मल बुखार है, कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा, लेकिन 10वां दिन जैसे ही होगा पता चला कि जा अब तो उसको डेंगू हो गया है, अब उसको और अच्छे से इलाज करने की जरूरत है। तो दैट इज द इंक्यूबेशन पीरियड। लेकिन मैंने यहाँ पे एक चीज लिखा, गौर किए हैं कि दिस पीरियड एट टर्म्स में वेरी, यानी कि जैसे जैसे समय बीतता गया इसका इंक्यूबेशन पीरियड बढ़ता गया। कोई भी डिजीज का शायद बढ़ सकता है इंक्यूबेशन पीरियड, क्योंकि वी हैव टेकन सेवरल वैक्सीन, अब हमारा इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो और स्ट्रॉन्ग बनते जा रहा है, तो समय के अनुसार से और थोड़ा सा इंक्यूबेशन पीरियड वेरी करता है, बढ़ जाता है। हैव यू गॉट इट? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना? हुआ। पर्सन के आधार पर भी डिपेंड करता है कि वो पर्सन कैसा है, स्वस्थ है, पूरा अट्टा कट्टा चाहे जो भी हो, लेकिन जो मेजर बताया गया वो है 5 से 6 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 10 दिन के अंदर में ही पता चल जाएगा, वो पूरा डेंगू का प्रभाव उसको बॉडी पर आ जाएगा। दैट इज द इंक्यूबेशन पीरियड। क्लियर होता है भाई? इतना में परेशानी है किसी को? नहीं ना? अच्छी बात है। नेक्स्ट लिखा हूं कि डेंगू फीवर कैन अफेक्ट्स इन्फेंट्स यंग एंड ओल्ड, यानी कि बच्चे, बूढ़े, जवान तीनों को ये डेंगू फीवर हो सकता है। इन्फेंट्स का मतलब हुआ कि जो बच्चा है अभी भी गोद में ही है, दैट इज द इन्फेंट्स। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? और यंग एंड ओल्ड को भी ये क्या कर सकता है? ये संक्रमित कर सकता है, हो सकता है। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि किसको किसको हो सकता है, तो किसी को भी हो सकता है। नेक्स्ट लिखा हूं कि फ्लोइंग आर द सिम्टम्स मैनिफेस्टेड बाय ओल्डर चिल्ड्रेन एंड एडल्ट्स और ओल्डर चिल्ड्रेन, यानी कि वो चिल्ड्रेन जो थोड़ा सा और मैच्योर हो गए हैं, और एडल्ट्स यानी कि जो जवान है 35 साल, 40 साल, 30 साल का उम्र है, दैट इज द यंग वंस, वो जवान है। ओल्डर चिल्ड्रेन यानी कि चिल्ड्रेन से थोड़ा सा और आगे हो गया, बढ़ गया, तो उसको में जो डेंगू होता है तो क्या लक्षण है? तो मैं लिखा हूं 1 2 3 4 5 तकरीबन 5 लक्षण है, सिम्टम्स है इसी डेंगू को। अगर आप नोटिस किए तो मैंने यहाँ पे लिखा हूं केवल और केवल बाय ओल्डर चिल्ड्रेन एंड एडल्ट्स, मतलब सर इन्फेंट्स में यानी कि छोटा बच्चे में क्या ये सब लक्षण नहीं हो सकता है? काहे आप ऐसा लिख दिए एडल्ट्स एंड ओल्डर चिल्ड्रन? देखो मैं ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि जब छोटे बच्चे की बात कीजिएगा तो उसको बॉडी पर एकदम हल्का सा लालिमा जैसा आ जाएगा, और इस प्रकार से थोड़ा सा फीवर में ही पता चल जाएगा कि नहीं भाई इसको प्रॉब्लम्स है। लेकिन हम लोग ना यंग हैं जी, जो हम लोग थोड़ा सा भी बुखार होता घबराते नहीं है कि ठीक है देख लेंगे हो जाए ठीक, नॉर्मल बुखार है, चेकअप भी नहीं करवाते हैं। कौन जाए भाई, फीस देना डॉक्टर का 500 लेगा, 1000 लेगा, पता चला कि 5000 फीस से ले लिया, एनी हाउ। तो ये सारा चीज होता है, ठीक है ना? होने का तो बच्चे में भी हो सकता है, लेकिन जो मेनली पढ़ना है वो ये है कि ओल्डर चिल्ड्रन यानी कि थोड़ा सा बच्चे हैं, और एडल्ट्स 1 में क्या हो सकता है? पूछेगा कि मुझ जैसा सर, एनी हाउ मान लो। तो पहला है कि एब्रप्ट ऑनसेट ऑफ हाई फीवर अप टू 105 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है ना? कहाँ चला गया, इधर हो। तो जो फीवर की जो शुरुआत होगी, फीवर की जो शुरुआत होगी वो तकरीबन 105 डिग्री फ़ारेनहाइट पे रहेगा, ठीक है ना? 105 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि बुखार होगा उसको। ऑनसेट कहने का अर्थ ये हुआ कि शुरुआती का ही जो फीवर है वो डेंगू का, वो क्या होगा? तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ शुरुआत। तो तकरीबन 105 डिग्री फ़ारेनहाइट, सेल्सियस नहीं बेवकूफ कहीं का, 100 डिग्री पर तो पानी खोल जाएगा, सेल्सियस से माने 105 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो समझिए कि डेंगू एकदम पक्का हो ही गया, ठीक है ना? तो ऑनसेट शुरुआत ही होती है, हाई फीवर एकदम रहेगा बॉडी में 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तकरीबन। ये एब्रप्ट का हिंदी मीनिंग हुआ अचानक, यानी कि अचानक से शुरुआत में ही 105 डिग्री बुखार फ़ारेनहाइट चढ़ा जाएगा आपके शरीर पर बुखार, फिर डाउन हो जाएगा, फिर हो जाएगा अचानक से। तो अचानक हो, एब्रप्ट मीन्स अचानक। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? अच्छी बात है। फिर लिखा हूं दूसरा लक्षण कि सेवरल हेडेक,
यानी कि सर में दर्द रहेगा। हेडेक का अर्थ हुआ सर में दर्द होना, अचानक से ऐसा लगा सर भारी नहीं लग रहा, कुछ भी अच्छा नहीं लगा, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, जस्ट लाइक दैट। सेवरक के हिंदी मीनिंग हुआ गंभीर, यानी कि गंभीर हेडेक रहेगा जी, एकदम पूरा खतरनाक वाला गंभीर, ठीक है ना, अच्छी बात है। तो गंभीर हेडेक भी रहता है। चौथा लिखा हूं कि रस एंड अदर हेमोरेजिक मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशंस मीन्स प्रकट, यानी कि प्रकट होगा क्या चीज भाई, तो हेमोरेजिक मैनिफेस्टेशन एंड रस। रस मतलब हुआ खरोचा हुआ बॉडी रहेगा, यानी कि हल्का सा लालिमा जैसा बॉडी में रहेगा, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पे जस्ट लाइक रेड स्पॉट की तरह भी। तो वो हो सकता है खरोंच जैसा बॉडी पर निशान रहे क्या ऐसे चीरा हुआ, नहीं, हल्का सा लालिमा जैसा। और हेमोरेजिक मैनिफेस्टेशन, हेमोरेजिक मैनिफेस्टेशन का अर्थ हुआ कि जो उसका इंटरनल ऑर्गन्स है वो फंक्शंस ओरिजिनल की तरह शायद ना करे, दैट इज द हेमोरेजिक मैनिफेस्टेशन। तो डेंगू हुआ, अगर हेमोरेजिक मैनिफेस्टेशन निकल रहा है तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस केस में होता यह है कि जो आपका जो किडनीज है, हार्ट है, शायद पहले की तरह नॉर्मल की तरह काम ना करे, तो इसको में तकलीफ लेने वाली बात है, गंभीर है, और यही मरने का कारण भी बन सकता है। लाइफ थ्रेटनिंग मीन्स जीवन से जूझना, थ्रेटनिंग का मतलब हुआ जूझना। तो जिंदगी से आप लड़ भी सकते हैं, यानी कि मौत के कगार पर भी लेकर जा सकते हैं। तो जैसे ही हेमोरेजिक मैनिफेस्टेशन आपको लगता है कि इतने सारे लक्षण के साथ साथ हमको पता नहीं लगता कि किडनी में दर्द हो रहा है, चाहे लंग्स में अच्छे से काम नहीं महसूस होता है, महसूस करने से महसूस होता है, तो आपको डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? अच्छी बात। नेक्स्ट लिखा हूं लिकोपेनिया। ये सबसे बहुत बड़ा कारण रहा कि डेंगू के कारण काहे कोई मर गया, तो लिखा हूं लिकोपेनिया। लिकोपेनिया का मतलब क्या हुआ, तो फॉल इन WBC काउंट। तो WBC का जो नंबर है पेशेंट के बॉडी में, वैसा जो भी पेशेंट जो डेंगू हुआ है उसको, तो उसका जो बॉडी में लिकोपेनिया हो जाएगा, मतलब कि फॉल इन WBC। सर इसका हिंदी करके बताइए ना सर। तो WBC जब काउंट डाउन, उसका जो नंबर है वो कम हो जाएगा, तो जो हम लोग डिजीज से लड़ते हैं, जो बीमारी से हम लोग लड़ते हैं, किसके चलते, तो ये WBC का, जिसका बॉडी में WBC तगड़ा है, बीमारी आएगा एकदम मार पीट के भगा देगा, लेकिन WBC कम हो जाएगा तो एकदम देखिए सुस्ता रहेगा, भरियाल जैसा लगेगा, यानी कि डिजीज से लड़ने का रेसिस्टेंस कम हो गया WBC, क्योंकि कम हो गया। क्यों? क्योंकि डेंगू के साथ साथ एक चीज़ और हो गया, वो है लिकोपेनिया। तो ये सारा लक्षण बहुत ही रिस्क वाला लक्षण है डेंगू के केस में, ठीक है ना। लेकिन इससे भी पेट थोड़ी भरता है इतना बताने से। जो सीरियस वाला बात, सीरियस सिम्टम्स है डेंगू के केस में, वो अभी तो बताया ही नहीं, अभी इतना में ही सीरियस हो गया। अभी और बताना बाकी है कि सीरियस सिम्टम्स क्या होता है डेंगू अगर किसी को हो जाए तो, यानी कि सोचने वाली बात है, उसको फ़ौरन डॉक्टर से दिखाना चाहिए, वो आगे डिस्कस करने वाला। ये एक नॉर्मल डेंगू का केस हुआ, यानी कि किसी को भी ऐसा हो रहा है मतलब ये डेंगू हो चुका है उसको। लेकिन अब सिखाने वाला हूँ जो तगड़ा तरीके से डेंगू होने वाला है, जो शायद उसका जीवन पे खतरा हो सकता है, वो अब बताने वाला हूँ। तो उससे पहले कि वो बताऊं सिम्टम्स, यानी कि वो सिम्टम्स जो है वो हेमोरेजिक सिम्टम्स है, यानी कि जब ऑर्गन्स वगैरह थोड़ा फंक्शनिंग करना डाउन हो जाएगा तब वो सिम्टम्स काम होता है। तो मैं उससे भी लिखाऊंगा, बतलाऊंगा, बट उससे पहले इतनी सारी चीज़ों को आप नोट कीजिए अच्छे से। लिख लिया मिटा दे, आई होप कि आपने लिखा होगा। ओके, तो नाउ लेट अस टॉक अबाउट द सम न्यू सिम्टम्स ऑफ डेंगू। अब डेंगू का कुछ नया अंदाज का जो बीमारी हुआ, यानी कि DHF, दैट इज द डेंगू हेमोरेजिक फीवर, DHF। अब डेंगू में एक स्पेशल तरह के बुखार का जो कारण बनता है DHF, अब उसका क्या लक्षण है वो अलग से हम लोग पढ़ रहे हैं, और हाँ सिम्टम्स के अंतर्गत ही आता है ये सारा कुछ, इसीलिए इस प्रकार से स्टार लगा के इतनी सारी चीज़ों को आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन नाउ लिसन टू मी, लेट अस सी कि व्हाट इज द सिम्टम्स। आई हैव मेंशन्ड दैट कि डेंगू हेमोरेजिक फीवर यानी कि DHF इन शॉर्ट इज ए पोटेंशियली डेडली कॉम्प्लिकेशंस एंड द सिम्टम्स मैनिफेस्टेड आर एज फॉलोज। जो हमारा DHF है वो सच में एक घातक तरह का हमारे लिए
साबित हो सकता है, यानी कि हमारा जान भी जा सकता है DHF के कारण। कॉम्प्लिकेशंस मतलब उलझन हुआ कि ये सच में एक उलझन वाला बात है। यानी कि अगर किसी को DHF है तो बी केयरफुल, वरना तुम मर भी सकते हो इस बीमारी के कारण। तो जो किसी को भी जो DHF का शिकार हुआ उसका जो सिम्टम्स निकाल के आया है स्टडी में, वो मैनिफेस्टेड यानी कि प्रकट हुआ है, वो प्रकट किया हूं मैं यहाँ पे। तो इतनी सारी चीजों को बताया हूं कि क्या क्या we will told you about this symptoms। तकरीबन ये 1 2 3 4 10 सिम्टम्स है, लक्षण है किस चीज का भाई? तो DHF का, यानी कि डेंगू hemorrhagic fever, in shortly we consider that DHF। Let us know about these symptoms। इन सारे सिम्टम्स के बारे में जानकारी मैं आपको देता हूँ। Complications and the symptoms manifested are as follows, यानी कि manifested का मतलब हुआ प्रकट। तो जितने तरह का डिजीज है वो प्रकट हो लक्षण, जो इस डिजीज डेंगू DHF नाम का जब डिजीज हुआ आपको, तो इसमें क्या क्या सिम्टम्स हो सकता है या फिर क्या क्या सिम्टम्स है, तो इन सारे सिम्टम्स को मैं डिस्कस करता हूं। समझ गया ना? अच्छी बात है। नाउ द फर्स्ट वन सिम्टम इज दैट हाई फीवर, यानी कि बहुत तेज बुखार रहेगा, ये पहला लक्षण हो। दूसरा है कि हेडेक रहेगा, यानी कि सर में दर्द रहेगा। हेडेक का मतलब ही होता है सर में दर्द। द थर्ड वन इज द एनोरेजिया। एनोरेजिया ये चौंकाने वाली बात है और ये सच में खतरनाक लक्षण हो सकता है। अब ये एनोरेजिया का मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ क्या है? तो जैसे ही ये सिम्टम्स दिखेगा तो जो भी पेशेंट है उसके मन में एक डर सा बैठ जाएगा। वो डर इस चीज का रहेगा, मोटापा का डर, यानी कि मोटा होने का डर। ये जो डर है वो ज्यादातर हम जैसे बॉयज में नहीं होता है, बल्कि ये सिम्टम्स ज्यादातर लड़कियों में देखा जाता है। उसके दिमाग में ऐसा डर बैठ जाता है मस्तिष्क में कि मैं खाना खाऊंगा तो मैं मोटा हो जाऊंगा, इसीलिए वो खाना पीना भी मना कर देता, रिफ्यूज कर देता है खाने पीने से। तो है नहीं ये खतरनाक सिम्टम्स? उसको खाना दीजिएगा खाएगा ही नहीं, उसको मन में डर है कि कहीं हम मोटा ना हो जाए तो खराब लगेंगे, कुछ इस प्रकार का डर। अगर हिंदी में लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि मोटा होने का डर, जिसके कारण खाना पीना भी छोड़ देता है। नेक्स्ट है कि वोमिटिंग एंड एब्डोमिनल पेन, और इसका लक्षण है कि उल्टी भी आएगा और एब्डोमिनल पेन, यानी कि स्टमक में पेन रहेगा एब्डोमिनल कैविटी के पास में। समझ गया ना? नेक्स्ट लिखा हूं, फिफ्थ वन इज द हेमोरेजिक डायथेसिस, कॉमनली सीन स्कैटर्ड फाइन पैचेस ऑन द एक्सट्रीमिटीज, का हिंदी हुआ हाथ पैर। हाथ पैर, ठीक है जी। हाथ पर फेस एंड ट्रंक, फेस या फिर चेस्ट वगैरह सब जो अदर बॉडी पार्ट्स हुआ वो दैट इज द ट्रंक का आने का अर्थ वो होता है। तो हेमोरेजिक डायथेसिस दैट मीन्स की इंटरनल ब्लीडिंग, यानी कि अंदर में खून जो है वो थोड़ा सा इधर उधर जमा हो जाएगा, इस प्रकार से बहने लगेगा और हमारे शरीर पर लालिमा आ जाएगा। जैसे कि ये नॉर्मल स्किन है और ये यहाँ पे देख रहे हो ये अलग दिख रहा है, यहाँ पे रेड कलर का, तो कुछ इसी तरीके से बन जाएगा। अभी नॉर्मल स्किन है तो, लेकिन यहाँ पे कुछ ज्यादा रेडनेस रहेगा, यहाँ पे डार्कनेस कुछ इस प्रकार से हो जाता है। पैचेस जस्ट लाइक दैट हुआ, जैसे बियर्ड में पैचेस होते हैं, इसके यहाँ पे दाढ़ी है यहाँ पे नहीं है, तो दैट ही उसको पैचेस बोलते हैं, यानी कि अलग अलग है। स्किन के कलर यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और, कुछ इस प्रकार से हो जाता है। दैट इज द हेमोरेजिक डायथेसिस। समझ गया? कॉन्सेप्ट क्लियर है? अच्छी बात है। नेक्स्ट लिखा हूं, ब्लीडिंग नोज, गम्स एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट प्रॉब्लम हो सकता है, यानी कि ब्लीडिंग, नाक से खून बह सकता है, मसूड़ों से भी खून आ सकता है, और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी कि जो हमारा माउथ से लेकर के पूरा एनस तक लगे जो हमारा ट्रैक्ट है, दैट इज द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। और इन सारे ट्रैक्ट में शायद ब्लीडिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, वहां पे भी प्रॉब्लम हो सकता है, पेनिंग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये सिम्टम्स भी देखने को मिलेगा जो कि खतरनाक, इन सारा सिम्टम्स जो है वो डेंजरस है। नेक्स्ट लिखा हूं
कि हेमाटूरिया दो ए रेयर सिम्टम्स, हेमाटूरिया नाम का जो एक सिम्टम्स होता है डेंगू के केस में, डीएचएफ के केस में, हेमोरेजिक फीवर, डेंगू हेमोरेजिक फीवर, तो ये बहुत ही रेयर है, ज्यादातर नहीं ही दिखा जाता है, हजारों में एक को देखा जा सकता है ये हेमाटूरिया नाम का ये सिम्टम्स। इसका अर्थ ये होता है कि पेशाब जब कीजिएगा तो उसको में ब्लीडिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, यानी कि पेशाब में थोड़ा सा खून हो सकता है, रेडनेस जैसा है, या फिर खून का पेशाब हो सकता है, तो ये बहुत ही हार्मफुल है ये। क्यों? क्योंकि इंटरनल ब्लीडिंग हो गया, पहले बताया हेमोरेजिक डायथेसिस, यानी कि जब ब्लीडिंग हो गया इंटरनल तो कुछ भी हो सकता है ना। तब चलिए, तो इसका ध्यान दीजिएगा, ये जो डेंजरस है ये डेंजरस है, और ये भी डेंजरस है, ठीक है, और ये भी डेंजरस ही है। नेक्स्ट है इनलार्जमेंट ऑफ द लीवर, ये भी डेंजरस ही है कि लीवर जो है वो थोड़ा सा सूज जाएगा, बड़ा हो जाएगा लीवर। DHF इज कॉज्ड बाय लीकेज ऑफ प्लाज्मा इन प्लीरुला एंड एब्डोमिनल कैविटी। ये जो आप नाम देख रहे हैं प्लीरुला नाम का, जो ये आपने सुना, इसका अर्थ ये होता है कि जो हमारा ये चेस्ट है, ये चेस्ट के नीचे एक पार्ट है प्लीरुला, या फिर इसको ऐसे भी बोलते हैं प्लीरा, प्लीरा भी बोलते हैं सिंपली, एल साइलेंट भी कभी कभी आता है, प्लीरा सिंपली। तो जो आपने वो देखा वो चेस्ट के पास होता है, तो वहां पे ब्लीडिंग हो जाता है, और एब्डोमिनल एरिया में भी ब्लीडिंग हो जाता है, जिसको में ज्यादातर लीकेज किस चीज का होता है भाई, तो प्लाज्मा आपने सुना होगा, WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल, तो जस्ट लाइक दैट प्लाज्मा भी एक होता है जो ब्लीडिंग को जमने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये प्लाज्मा वहां पे ज्यादा मात्रा में कलेक्ट हो जाता है प्लीरा के पास में एंड एब्डोमिनल कैविटी के पास में। प्लीरुला आपने जान लिया कि प्लीरुला जो है वो यहाँ चेस्ट के नीचे होता है, साइड में एक पार्ट है, और एब्डोमिनल कैविटी पता ही है, स्टमक। नेक्स्ट लिखा हूं कि ए फॉल इन प्लेटलेट काउंट एंड राइज इन हेमाटोक्राइट, ये भी डेंजरस है, ये भी डेंजरस है। वैसे तो इन सारा चीज ही डेंजरस है। इसका अर्थ यह हो कि जो प्लेटलेट काउंट है वो कम हो जाएगा तो ब्लीडिंग बढ़ जाएगा, क्योंकि प्लेटलेट ज्यादा रहे तो ब्लीडिंग सही से कंट्रोल रहता है। तो प्लेटलेट कम हो गया, और हेमाटोक्राइट जो है वो ज्यादा हो गया, यानी कि ब्लड में आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स का मात्रा अमाउंट जो है वो बढ़ गया। तो ये सारा का सारा हार्मफुल सिम्टम्स था जो कि मैंने आपको सिखाया इसी डेंगू हेमोरेजिक फीवर में, DHF का ये सिम्टम्स है इतने सारे। तो आई होप कि आपने सीखा होगा इतनी सारी बातों को। यस सर, तो आप इसे नोट कीजिए ताकि मैं आपसे और भी बहुत सारा चीजों की डिस्कस कर सकूं इसी डेंगू के बारे में। अभी और भी बताना है बहुत कुछ, तो इसे आप लिख लीजिए, ठीक है। लेट अस टॉक अबाउट द अलार्मिंग कंडीशंस और द अलार्मिंग साइंस फॉर द डेंगू। यानी किसी को भी अगर डेंगू नाम का एक डिजीज होता है तो उसको में सबसे खतरनाक इशारा क्या है उसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि कोई भी सिम्टम्स, ये सारा का सारा सिम्टम्स ही है एक तरह का, इसीलिए तो सिम्टम्स टॉपिक के अंतर्गत मैं इसको बता रहा हूं। लेकिन ये जो सारा सिम्टम्स 1 2 3 5 तकरीबन लिखा हूं, ये सारे के सारे खतरनाक सिम्टम्स है, डेंजरस है, तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है, नहीं तो परिणाम बहुत बुरा होगा। इस अलार्मिंग का हिंदी में हुआ डेंजरस, दैट मीन्स खतरनाक। ठीक है, खतरनाक साइन क्या है, तो लेट अस नो। साइन का मतलब हुआ इशारा, तो क्या हो सकता है, तो पहला मैं लिखा हूं रिफ्यूजल टू फूड और ड्रिंक। द फर्स्ट वन इज दैट ब्लीडिंग नोज एंड गम, हेमेटिमेसिस, नाकों से खून आ सकता है, जो मसूड़ा है उससे खून आ सकता है, ऐसा नहीं कि हमेशा आता रहेगा, लेकिन हाँ हो सकता है कभी कभी। नेक्स्ट टर्म लिखा हूं हेमेटिमेसिस। हेमेटिमेसिस का अर्थ हुआ वोमिटिंग विथ ब्लड, इसका अर्थ हुआ
वोमिटिंग तो होगा विथ ब्लड, और जिसे खून की उल्टी बोलते हैं, यानी कि उल्टी कीजिएगा तो उसमें खून आएगा, ब्लीडिंग आएगा, तो दैट इज द हेमेटिमेसिस, वही होता है। तो हेमेटिमेसिस से भी सामना कर हो सकता है सामना, और ब्लीडिंग नोज से भी और गम से भी। तो ये सारा जो साइन है वो तकरीबन आपको मौत के मुंह में लेकर जा सकता है। तो जैसे ही ये सारा सिम्टम्स दिख रहा है, तुरंत आपको एक अच्छे डॉक्टर से दिखाने की जरूरत नहीं, ऐसे नहीं कि कोई वैद्य के पास चला गया। कुछ लोग होते हैं वैद्य लोग भी जो बहुत अच्छे देते हैं, बट एक ही लाइन में कहूँ तो अच्छे डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट कीजिए। गॉट इट। नेक्स्ट लिखा हूँ रिफ्यूजल टू फूड और ड्रिंक, यानी कि भोजन भी खाने से मना कर देता है, उसे भोजन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, न खाएगा न पिएगा, ऐसे ही पड़ा हुआ रहेगा, अच्छा नहीं लगता। नेक्स्ट है डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, यानी कि सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम्स आएगा, सांस लिया ही नहीं जाएगा, लगेगा सांस अटक रहा है, रुक रहा है। नेक्स्ट लिखा हूँ रिड्यूस्ड यूरिनेशन, यानी कि जो पेशाब जितना बनना चाहिए था बॉडी में और बाहर डिस्चार्ज होना चाहिए था वो नहीं होने लगता है, कम हो जाता है, तो वेरी डेंजरस, क्योंकि यूरिक एसिड जाम हो जाए बॉडी में तो खतरनाक है ना ये। तो नेक्स्ट है मिनट स्पॉट्स ऑन द स्किन सिग्निफाइंग ब्लीडिंग विद इन द स्किन। द लास्ट वन अलार्मिंग साइंस इन डेंगू, ये बता रहा हूं कि जो आपको बॉडी है, आपका जो शरीर है, उस शरीर के ऊपर में रेड तरह का स्पॉट होने लगेगा, लालिमा कहीं कहीं हो जाएगा, जो कि आपको बताएगा, आपको साइन देगा कि आपका बॉडी में इंटरनल ब्लीडिंग जो है वो हो रहा है। तो जैसे ही ये होता है किसी को, तो बी केयरफुल, बी मस्ट बी कंसल्ट विथ ए वेल नोन डॉक्टर। गॉट इट। तो जितना भी तरह का अलार्मिंग साइंस हो सकता था डेंगू में, तो इन सारी चीज़ों को मैंने डिस्कस कर दिया। अब हम लोग बात करेंगे कुछ नेक्स्ट टॉपिक की ओर, बट उससे पहले कि नेक्स्ट टॉपिक की बातें करूं, आप इतनी सारी चीज़ों को क्या कीजिएगा बोलिए? अरे तुरंत से लिखोगे और क्या है ना, चलो लिख लिया, मिटा दें। लेट अस टॉक अबाउट द ट्रीटमेंट फॉर डेंगू। अब डेंगू के बारे में मैंने बहुत अच्छे तरीके से बता दिया कि ये होता है, वैसे होता है, ऐसे होता है, बट अब समय आ गया कि मैं आपको सिखाऊं कि इस डेंगू का इलाज क्या है। ट्रीटमेंट मीन्स का हिंदी मीनिंग हुआ इलाज, क्या है इलाज उसका, यू कैन ऑल्सो मेंशन है इलाज। ठीक है, तो मैं इन्हीं सारी चीज़ों को डिस्कशन करता हूँ कि क्या है डेंगू का इलाज। देखो, अगर मैं आपसे सच कहूँ तो इसका अभी तक कोई इलाज नहीं उपलब्ध है, किसी भी तरह का कोई ट्रीटमेंट उपलब्ध नहीं है हमारे लोकल मार्केट में। यानी कि डेंगू हो गया तो मर जाएगा, ऐसा नहीं। डॉक्टर्स, मैं आपको सिखाता हूँ कि क्या है इसका एक सटीक इलाज अवेलेबल नहीं है डेंगू का, शायद पता नहीं बाद में अवेलेबल हो सकता है, बट अभी फिलहाल नहीं है, समझ गया। बट हाँ, जो भी मेडिसिन वगैरह आपको मिलेगा जो डेंगू है उसका लक्षण को कम करने के लिए है, जो टैबलेट्स आपको दिए जाएंगे उसका सिम्टम्स कम हो जाए, लेकिन एक सटिक्स की जैसे टैबलेट्स दिए तुरंत ठीक हो जाए ऐसा नहीं है, उपलब्ध नहीं है। लेकिन हाँ, इसको रोकने के लिए ज़रूर है कुछ टैबलेट्स वगैरह। आइए चलिए जानते हैं कि क्या क्या कर सकते हैं, यही ट्रीटमेंट हो सकता है जो मैं लिखा हूँ। तो और चलो जानते हैं कि डेंगू का ट्रीटमेंट क्या होगा, कैसे इलाज किया जाए। तो यहाँ पे लिखा हूँ कि द ट्रीटमेंट प्रोवाइडेड टू ए पेशेंट ड्यूरिंग डेंगू इन्फेक्शन, जो भी ट्रीटमेंट दिया जाएगा उस पेशेंट को जिसको डेंगू हुआ है, इज मेनली सपोर्टिव इन नेचर, वो सिर्फ और सिर्फ उसको सपोर्ट करने के लिए, सहायता करने के लिए, फॉर द रिलीफ ऑफ द सिम्टम्स, कि जो भी उसके अंदर में डेंगू का सिम्टम्स है वो सिम्टम्स कम हो जाए या फिर वो सिम्टम्स दूर हो जाए। और इसी सिम्टम्स को भगाने के लिए, लक्षण को भगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर आपको मेडिसिन वगैरह ये सब देता है सिम्टम्स को रोकने के लिए और ना कि ठीक करने के लिए। तो बात एक ही है,
एक ही होके भी बात अलग अलग है जी, मतलब कि वो सिम्टम्स फिर से आ सकता है अगर टेबलेट लेना छोड़ दिए तो, ये भी हो सकता है, इसीलिए बी केयरफुल। एनी हाउ आपको क्या केयरफुल रखना है, डॉक्टर से सलाह लीजिए और क्या। नेक्स्ट लिखा हूं कि द पेशेंट इज एडवाइज टू टेक कंप्लीट रेस्ट एंड इंक्रीज द इंटेक ऑफ फ्लूइड्स। इस पॉइंट पे जरा सा गौर कीजिएगा, ये कुछ खास था काम का चीज, ये बताया कि क्या है वो, तो सिर्फ सपोर्टिंग करने के लिए जो बताया वहीं लिखा हूं, है ना। फिर मैं बता रहा हूं कि जो डॉक्टर है या फिर जो भी पेशेंट है इस तरह का, उस पेशेंट को सलाह दिया जाता है क्या करने के लिए, तो रेस्ट लेने के लिए, यानी कि आप बेड रेस्ट कीजिए, ज़्यादा भागदौड़ मत कीजिए, घूमिए फिरिए नहीं, धूप में नहीं जाए, कुछ भी नहीं करना, रेस्ट करना है, ठीक है। और इसके साथ साथ बताया गया कि इंक्रीज द इंटेक ऑफ फ्लूइड्स और कंप्लीट रेस्ट, ये दो चीज पर गौर करना। जो फ्लूइड्स कहने का अर्थ ये हुआ कि जो भी आप खाना भोजन खाएं वो उसमें लिक्विड की मात्रा ज़्यादा हो, यानी कि लिक्विड वाला चीज़ ज़्यादा खाएं, ठीक है, अच्छी बात है। क्योंकि कभी कभी तो भोजन भी नहीं लिया जाता है, मन नहीं करता है, और यूरिन वगैरह ये सब क्या हो जाता है कि कम ही बाहर निकलता है, इसीलिए शायद फ्लूइड टाइप का भोजन को लेने के लिए बताया जाता है, समझ गया ना, अच्छी बात है। नेक्स्ट लिखा हूँ और ये डाइजेशन इजिली हो सकता है। नेक्स्ट बताया कि द पेशेंट इज अनेबल टू मेंटेन ओरल इनटेक, सप्लीमेंटेशन विथ इंट्रावेनस फ्लूइड में बी नेसेसरी। इस पे गौर कीजिएगा, इंट्रावेनस का अर्थ ये होता है कि भोजन जो है वो नस के थ्रू पहुंचाया जाएगा, हमारा तो नस ही नहीं दिख रहा, तो वो नस के थ्रू जब भोजन को डाला जाता है बॉडी में तो दैट इज द इंट्रावेनस। क्यों भाई, क्योंकि जो यहाँ पे पेशेंट है वो क्या कर दिया, इस पे गौर कीजिएगा कि जो पेशेंट है वो खाना खाने से मना कर देता है, वो खाना पीना नहीं खाता है, मुंह से नहीं ले पाता है, ज़बरदस्ती कीजिएगा, भैंस के काढ़ा देगा, बुढ़वा के इतना करो, तो वो नहीं खा पीता है, इसीलिए उसको भेंस के द्वारा ही उसके अंदर में एनर्जी पहुंचाया जाता है, फूड्स वगैरह ये सब दिया जाता है, फूड। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है। तो ये जो है वो खतरनाक चीज़ है कि इंट्रावेनस उसको नस के थ्रू पहुंचाया जाएगा। नेक्स्ट लिखा हूं कि वन शुड अवॉइड एस्प्रिन एंड नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। तो एस्प्रिन नाम का जो चूरन पाउडर आता है उसको लेना नहीं है पाउडर के रूप, और कोई भी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स को भी अवॉइड करना है, ये भी इसी प्रकार का आता है, जस्ट लाइक ए पाउडर। तो अपने मन से इन सारी चीज़ों को सेवन नहीं कीजिए, ठीक है, अवॉइड रहिए, दूर हो रहिए। तो इलाज क्या है, तो ये लिखा हूं कि द पेशेंट में भी एसिटामिनोफिन जो क्या है भाई, टाइलिनॉल का रूप है ये, एसिटामिनोफिन टाइलिनॉल का रूप है, जो है क्या वो दे सकते हो पेशेंट को, जस्ट लाइक ये टैबलेट है, इसको दे सकते हो, ये दे दो, ठीक है ना। और एक और टैबलेट है कोडीन नाम का भी टैबलेट है, इसको दे सकते हो पेशेंट को जिसको डेंगू हुआ है, इसलिए भाई टू प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम सेवरल हेडेक, जॉइंट पेन, मसल पेन एटसेट्रा। ये दो टैबलेट एसिटामिनोफिन एंड कोडीन, एसिटामिनोफिन को दीजिए पेशेंट को जिसको डेंगू हुआ है, और कोडीन टैबलेट को भी दे सकते हो, किस लिए, ताकि जो सर में बहुत दर्द है, भारी है, वो दूर हो जाए, जॉइंट पेन कम हो जाए और मसल पेन भी कम हो जाए, ठीक है ना। ठीक करने के लिए नहीं बल्कि उसको कम करने के लिए, रिलीफ कुछ देर के लिए अच्छा महसूस होगा उसके लिए ये मिल रहा है, ना कि आप ठीक ही हो जाएंगे, इसीलिए बी केयरफुल। हाँ यही बोलने वाला, पकड़ लेते हो आप ना जी, अच्छी बात है। तो समझ गया ना, आई होप कि आप समझोगे। तो इस पॉइंट इस पे भी गौर कीजिएगा। नेक्स्ट लिखा हूं कि इन केस इफ द प्लेटलेट लेवल ड्रॉप्स, अगर डेंगू के केस में प्लेटलेट का मात्रा कम हो जाता है तो क्या करना होगा, ड्रॉप्स हो गया तो सिग्निफिकेंटली यानी कि जल्द से, तो ए प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन बिकम्स नेसेसरी। अगर प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा कम हो गया तो बहुत प्रॉब्लम है,
तो क्या करना होगा, तो प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा, नेसेसरी जरूरत हो जाता है। ट्रांसफ्यूजन मतलब प्लेटलेट चढ़ाना पड़ेगा, जैसे ब्लड चढ़ाते हैं ना शरीर में, वैसे ही प्लेटलेट चढ़ाना पड़ेगा। कभी कभी डेंगू बहुत ही जानलेवा बीमारी होता है, और बहुत सारे हमारे हिस्ट्री में मरा भी है डेंगू के चलते। आज भी लोग कुछ कुछ, अब तो नहीं मरता है, बट बहुत पहले मरते थे सब लोग डेंगू के कारण, क्योंकि इलाज नहीं था। और अभी भी क्या लिखे कि सपोर्टिव इन नेचर है, यानी कि अभी खिसकने का ही चांस बना ला डेंगू हुआ था, समझ लो। इसीलिए बोलो हाँ, बी केयरफुल। तो आई होप कि ट्रीटमेंट क्या हो सकता है डेंगू का, वो आपने बहुत अच्छे से समझा। ऐसा कुछ भी नहीं कि ट्रीटमेंट में मैंने छोड़ा, बाकी तो डॉक्टर जाना है ना, जो पढ़ना था जानकारी वाली चीज़ें थी वो मैंने आपको सिखा दिया, बता दिया। कॉन्सेप्ट क्लियर होता है? क्लियर होता है। तो आप इसे लिख लीजिए ताकि हम कुछ और बातें आपके साथ शेयर कर सकें, इसी डेंगू के बारे में अभी और पढ़ना। तो लिख लिया ना, मिटा देते हैं जी। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द प्रिवेंशन फॉर द डेंगू। अब डेंगू से बचाव कैसे करेंगे? देखिए, ये जो टॉपिक है वो वैसे पीपल के लिए है जिसको डेंगू नहीं हुआ, वो कैसे बचेगा डेंगू से। तो बहुत सारे तरह के तरीके मैंने यहाँ पे लिखा है, 1 2 3 4 5 तकरीबन 6 तरीका मैंने लिखा है कि कैसे बच सकता है कोई व्यक्ति डेंगू से। तो लेट अस नो अबाउट द बेस्ट और मेथड्स, कैसे बचेगा। सबसे पहले लिखा हूँ कि द बेस्ट प्रिकॉशन फॉर द डेंगू इज द प्रिवेंशन ऑफ मस्क्यूटो बाइट्स। इसीलिए अगर आपको याद होगा तो प्रीवियस लेक्चर मैंने एक डायलॉग मारा था कि द प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर, यानी कि बचाव या फिर सुरक्षा ही सबसे अच्छा इलाज है। वही वाली बात कहा गया कि सबसे अच्छा इलाज डेंगू से यही है कि आप मस्क्यूटो आपको ना काटे, इससे बचा हुआ रहिए, है ना। अच्छे बात बोल दिया हूँ। नेक्स्ट बताया, तो ये सबसे बेस्ट हो सकता है आपके लिए, लाइन जो लिखा हूँ बचने का। नेक्स्ट बता रहा हूँ कि यूज इंसेक्ट रिपेलेंट कंटेनिंग, यानी कि वैसा चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए जो इंसेक्ट को, कीट पतंगों को इंक्लूडिंग मॉस्किटोज को दूर भगाए, उसको दूर भगा। तो वो क्या हो सकता है, वो चीज़ हो सकता है कंटेनिंग DET हो सकता है, या फिर पिकार्डियन भी हो सकता है, ऑयल ऑफ लेमन यूक्लिप्टस, जो कि क्या है भाई, तो ऑयल ऑफ लेमन यूक्लिप्टस है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, अच्छी बात है। नेक्स्ट लिखा हूं कि और IR 3535 ऑन एक्सपोज्ड स्किन, यानी कि स्किन के ऊपर IR 3535 का भी इस्तेमाल कर सकते हो, कुछ आता लगा करके उसको सो सकते हो, या फिर इस प्रकार से छिड़काव कर सकते हो, अपने ऊपर भी कर सकते हो, रूम में भी कर सकते हो। समझ गया ना। तो वैसा चीज आता है मार्केट में जो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वेयर लॉन्ग स्लीव्स एंड पैंट्स। 3 में लिखा हूं कि आप क्या कीजिए, आप जब सोने जाए तो लंबा सा फुल पैंट का इस्तेमाल कीजिए, इसको रहने दो। आप क्या कीजिए कि आप फुल पैंट्स का इस्तेमाल कीजिए सोने के लिए, लॉन्ग स्लीव्स का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है, ठीक है। तो होगा ये कि उससे जो भी मस्क्यूटे है वो आपके ऊपर पैंट्स पे ही, क्लॉथ्स पे ही बैठेगा और आपके पैर तक नहीं पहुंचेगा, तो काटेगा भी नहीं। तो इस तरीके की चीज़ें करके भी आप बच सकते हैं। नेक्स्ट लिखा हूं कि गेट राइड ऑफ द मस्क्यूटो सोर्सेस इन एंड अराउंड द हाउस बाय एम्प्टिंग स्टैंडिंग वाटर फ्रॉम फ्लावर पॉट्स, बकेट्स एंड कूलर्स एक्सेट्रा। देखिए आप किस तरीके से बच सकते हैं। तो जितना भी मॉस्किटो, जिस चीज से मॉस्किटो वहां पे पनप सकता है, आ सकता है, आप उन सारी चीजों को ही फेंक दीजिए बाहर या फिर हटा दीजिए वहां से। वो चीज क्या है, तो वो है फ्लावर पॉट्स, यानी कि बहुत सारे लोगों को फूल पालने का शौक होता है ना। तो वो घर के आसपास बरामदा में ही या फिर कहीं भी रूम के कॉर्नर में रख देते, उसमें पानी डालते हैं, तो उसको पहले दूर रखो, ठीक है, उससे भी मॉस्किटो आ सकता है। या फिर बकेट्स, बाल्टी में पानी भर कर रूम में जहां तहां नहीं रखना, उससे भी हो सकता है। या फिर कूलर को भी जहां तहां नहीं छोड़ दे, क्योंकि कूलर में पानी डाला जाता है, कूलर में जाली होता है, इस प्रकार से नहीं रहता, तो उसमें भी मॉस्किटो पनप सकता है। तो जहां तहां पानी वगैरह सब, फूड वगैरह सब नहीं छिड़ दीजिए, और क्लीनलीनेस पर भी ध्यान दीजिए, साफ सफाई करते रहे, मॉस्किटो नहीं आएगा। नेक्स्ट लिखा हूं कि इन्फेक्टेड पेशेंट शुड लिमिट टू मॉस्किटो बाइट्स एंड रिमेन कॉन्फाइंड अंडर, कॉन्फाइंड का हिंदी मीनिंग हुआ सीमित, किया हुआ भाई, सीमित। क्या बताया हूं
पॉइंट नंबर 6 में क्या मैं आपको बताऊं कि आपके घर में अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसको डेंगू हो गया है तो उस व्यक्ति को मॉस्क्वीटो नेट के अंदर में ही रखो, मॉस्क्वीटो जाल के अंदर में ही रखो, ताकि मॉस्क्वीटो जो है वो उसके पास नहीं पहुंचे और ना ही उसको काटे। क्यों? क्योंकि अगर मॉस्क्वीटो उसके पास गया, उसको काटा और वो इस प्रकार से उड़ाएगा, वही मॉस्क्वीटो आपको फैमिली मेंबर को काटेगा और उसको भी डेंगू हो जाएगा। तो इस तरीके का चीजें करके बच सकते हैं आप, ठीक है ना। तो बस इतना ही प्रिवेंशन में था कि किस प्रकार से आप अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं इन्फेक्टेड पर्सन से। जिसको डेंगू हो गया है उससे आप कैसे बचेगा, तो ये सारा तरीका था जो सबसे बेस्ट है, आप इसका इस्तेमाल कीजिए। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर, एकदम डायलॉग कहिए चाहे जो कहिए रट जाओ। वैक्सीन इसके लिए क्या अवेलेबल है सर, तो बताऊंगा कि वैक्सीन जो है वो करेंटली अवेलेबल नहीं है, किसी भी तरह का भी वैक्सीन नहीं मिला है। कोविड की तरह ये हमारा डेंगू के लिए कोई वैक्सीन नहीं है कि आपको वैक्सीन देंगे डेंगू नहीं होगा, ऐसा नहीं है, नहीं अभी तक लगी रिसर्च ही में है। नेक्स्ट बताया हूँ कि इम्यूनोजेनिक और सेफ टेट्रावैलेंट नाम का वैक्सीन को अभी लेबोरेटरी में टेस्ट कर रहा है, उसके लिए ट्रायल चल रहा है, अभी उसके ऊपर रिसर्च ही चल रहा है, फिलहाल में मतलब वैक्सीन नहीं उपलब्ध है। तो इतनी सारी चीज़ों को आप लिख लीजिए, ठीक है। आई होप कि आपने लिखा होगा, चलो इसे मिटा दें। तो इतनी सारी चीज़ों को जितना भी डेंगू के बारे में बताना था कुछ भी छोड़ा नहीं, उससे ज़्यादा ही बता दिया आपको, इतना से ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा भी नहीं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाने का ट्राई कीजिएगा, जो भी डेंगू से होगा रिलेटेड वो बन जाना चाहिए। और कहीं प्रॉब्लम है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हो, टाइम रहेगा जरूर आपको रिप्लाई करने का प्रयास करूँगा। समझ गया ना, अच्छी बात है। बाकी कहीं से भी कोई कहीं तो जाते हो क्लास वगैरह, कोई भी हो, बड़े भैया हो, उनसे भी पूछने का मौका मिलता है, पूछ लीजिए कि ये क्या है। मोबाइल तो होगा ही तभी तो देख पा रहे हो, तो उसमें टेक्स्ट कर लिए, गूगल पे कोई चीज़ नहीं पता चल रहा है तो इस तरीके से आप खुद से स्टडी कर सकते हो। दैट इज द सेल्फ स्टडी, तरीका भी बता दिया। और बाकी तो मैं हम लोग हूँ ही आपके साथ बने रहने के लिए, ठीक है ना। तो आप भी हमारे साथ बने रहिए लगातार। तो इस लेक्चर में बहुत सारे तरह के बातें किया और सिर्फ एक ही डिजीज़ को कवर किया है ना। तो बाकी की बातें करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बस ऐसे ही मुस्कुराते रहिए एंड टेक केयर, ठीक है। लव यू ऑल एंड enjoy your day।